सो ये आपने सुनी बहस पहले हिस्से में ब्रॉडशीट पर। ब्रॉडशीट के ऊपर दोनों पार्टियों का एक क्लेम है, किसी ने कहा वो मिला हुआ है उसने खा लिया, दूसरा कहता वो मिला हुआ उसने खा लिया। लेकिन एक चीज जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। जब आप ये एग्रीमेंट्स देखते हैं जो नैब ने एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से ये एग्रीमेंट साइन किए गए, जिस तरह ऐसा लगता है कि पैसे देने की तैयारी थी, कि कोई कट हैं, कोई फायदे उठा रहे होंगे जब एग्रीमेंट्स कर रहे थे इस ब्रॉडशीट के साथ। इन लोगों को भी हिसाब देना चाहिए। इस मुल्क में ये बड़ा आसान है, हम हमेशा कहते हैं फवाद चौधरी हिसाब दो, मिफ्ता इस्माइल हिसाब दो, लेकिन हिसाब उन लोगों से भी लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। यहां पर एक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग बनी, उसको बाद में रोक दिया गया, कहते इलीगल है, कोर्ट्स ने रोक दिया उसको। लेकिन किसने वो पूरी 2 बिल्डिंग्स खड़ी हो गई वहां पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यानी इजाजत नहीं है, जो बेसिक प्लान था उसके खिलाफ था। लेकिन ना किसी ने सीडीए से पूछा है, ना किसी ने यह पूछा है कि कौन था चेयरमैन, किसने सारे की इजाजत दी है। सिर्फ यह कि ये इलीगल है, ये लीगल है, ये ठीक है, ये गलत है, इस हद तक रहेंगे तो ये काम इसी तरह चलता रहेगा। अकाउंटेबिलिटी का मकसद ये है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई जर्नैल है, कोई भी है, जिसने भी ये गलतियां और खराबियां की हैं, उन सारों का एहतसाब जरूर होना चाहिए। किसी एक का अगर आप करके गुजर जाएंगे कि जनाब इसमें फायदा सियासी ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा, इसमें सियासी फायदा ये नजर आ रहा है कि आसिफ जरदारी पकड़ा जाएगा, लेकिन जो बुनियाद है उस सारे मसाइल की, उनको भी पकड़े जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह आगे चलेंगे तो लोग गलतियां करने से थोड़ा सा कतराएंगे और गुरेज जरूर करेंगे। फॉरेन फंडिंग की तरफ जाते हैं मिफ्ता साहब। फॉरेन फंडिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ओपन करें, वो कहते हैं आज साद रफीक साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया उनका, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है ओपन कर दें इसको। लेकिन इसको पैनामा 2 कह रहे हैं बहुत से वज़रा। क्या फवाद साहब ये पैनामा 2 किस तरह होगा? मैं जरा हुकूमत से शुरू कर लूं इस चीज को। वो तो शेख रशीद साहब ने कहा है। देखिए, लेकिन इस केस के अंदर जो एक ये जो आप ब्रॉडशीट की बात कर रहे हैं या किसकी? नहीं, वो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर कह रहे हैं कि पैनामा 2 है। नहीं, उसका तो मुझे नहीं समझ है कि कैसे ये बेसिकली मेरा ख्याल है वो ये बात कर रहे हैं कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीएमएलएन की जो फंडिंग है उसमें तो बहुत बड़े घपले हैं ना। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ये जाहिर है हमारे दोस्त मिफ्ता को ये भी नहीं पता होगा कि जो अकाउंट है नून लीग का, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने 14 करोड़ रुपए डाले और उसके बाद वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली वापस ट्रांसफर हुए वाइट करने के लिए। यानी पीएमएलएन का जो अकाउंट है उसको मनी वाइट करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से जो फजलुर रहमान साहब का अकाउंट है या पीपल्स पार्टी का अकाउंट है, वो तो बिल्कुल ही मज़ाका खेज है। उनकी आप तफसील देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फंडिंग का केस है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल बात की, ये इसका ओपन होना चाहिए। और इसके अंदर जो चारों बड़ी, अब तो खैर वो 19 पार्टियों का चला गया है, लेकिन ये है कि सारी जो बड़ी पार्टीज हैं उनकी फंडिंग के प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स लोगों के सामने आने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन भी देनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि 8-10 फवाद साहब, ऐसे मैं एक सवाल पूछूं अगर इजाजत दें तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये बात आपकी ठीक है सब कुछ, ये बड़ा आसान काम है, ऐसे कमीशंस बनाएं, इस तरह के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशंस साउथ अफ्रीका में बन चुके हैं और मुल्कों में बन चुके हैं। ट्रूथ नहीं भी बताना, सच कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में सच, हम झूठ बोलना हमारा कौमी फरीजा भी है और शौक भी है, सच कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो इल्जाम किसी पर भी है, एक तो है नैब कोर्ट, एक है आप कमीशन बना लें, कोई भी आके अगर अपनी चीजें जस्टिफाई कर दे उसके सामने, वो 60% 50% जस्टिफाई कर दे, ताकि ये वैसे खत्म हो पाकिस्तान में कि कौन चोर है, किसने मनी लॉन्डर की है, किसने नहीं की। ये सारे केसेस कोई बड़ा कमीशन इस तरह का आपस में बैठे सियासतदान कहे हम अपना नाम साफ कराना चाहते, क्यों नहीं हो सकता ये पाकिस्तान में? नहीं तो वो तो पहले ही उसमें मौजूद है, प्री बार्गेन है। मैं तो पहले दिन से आपके प्रोग्राम में 100 दफा कहा कि आए नवाज शरीफ तो अब जो है वो अपने पैसे वापस करे और अल्लाह खैर सल्लाह आगे चलते हैं। हमें तो कोई जेल में रखने का शौक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये पैसे भी नहीं देना चाहते, ये जेल भी नहीं काटना चाहते। ये दोनों काम तो नहीं ना, वो अपना वो कहते हैं वो भी तली हुई वो पराठे और वो भी जो है दो नाले चुपड़ियां तो नाले दो मिसाल है असल में। ये नहीं ना होना झगड़ा, तो ये कहते हैं हमने पैसे भी नहीं देने और हमने जेल भी नहीं जाना और हमने सियासत भी करनी है। ये सारे काम इकट्ठे तो नहीं होने। बड़ी सिंपल बात है, आपके केसेस हैं, आपके ऊपर जो इल्जामात हैं, या आप उनको सामना करेंगे,
पैसे वापस या प्ली बार्गेन करेंगे या जेल काटेंगे, सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते। मिफ्ता साहब से मैं इसी के ऊपर जरा इसके ऊपर मैं जरा मिफ्ता साहब से पूछूं। मिफ्ता साहब, मेरा आर्गुमेंट कुछ और था, मैं ये नहीं कहता प्ली बार्गेन, लेकिन जैसा फॉर एग्जांपल एक टीटीओ का केस है, कहीं शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम है टीटी केस में, सुन ले मेरा आर्गुमेंट सुन लेना, कि टीटी केस में इतने अरब बनाए, मियां साहब को कहते हैं जनाब 880 मिलियन डॉलर्स बना लिए, ठीक या गलत, और जी जेआईटी ने कह दिया कि क्यों नहीं एक कमीशन के ऊपर सारे एग्री करते जो कि साफ शफाफ लोगों का, जिसमें जज भी हो, जिसमें 3-4 लोग ऐसे जिसकी अक्रॉस द बोर्ड एक क्रेडिबिलिटी हो, स्ट्रांग फैसले कर सकते हो, ये चीजें साफ कराएं, कहें कि हम नहीं अपने सर पर ये इल्जाम लेना चाहते कि ब्लेक वो है क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। एक क्लेम है, एक काउंटर क्लेम है, आप पर वो कहते हैं तुसी पैसे बनाए, आप वो कहते हैं तुसी चीनी में पैसे बनाए, यानी दोनों ये नहीं कहते कि हम साफ सुथरे हैं, वो कहते हैं आप मैंने पैसे बनाए, आपने भी तो पैसे बनाए, इसको साफ क्यों नहीं करते? सर गुजारिश ये कि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम साफ सुथरे नहीं हैं, हम कहते हैं कि हम साफ सुथरे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलती करी है। लेकिन देखें, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर ये कोर्ट सिस्टम ईमानदारी से चल रहा होता ना, अगर ये जज अरशद मलिक को टेपे दिखाकर जबरदस्ती फैसले नहीं लेते तो क्रेडिबिलिटी होती। इलेक्शन से अचानक कुछ दिनों पहले इन्होंने फैसला लिया जज बशीर से, उसके परख से उड़ा के रख दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये आपने कैसा फैसला कर दिया। उससे इलेक्शन के अंदर हमको जो भी नुकसान हुआ वो उन्होंने करवाया। उसके बाद आपने अरशद मलिक को ये टेपे दिखाई, पूरी दुनिया में हमारी मजाक उड़ी, आपने जाके एक प्राइम मिनिस्टर को कर दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर को अकामे पे निकाला। और इससे मैं अब आ गया फॉरेन फंडिंग केस पे कि 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, खान साहब डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे। 2 सवाल हैं सिर्फ। एक सवाल यह है कि भाई किसने आपको पैसे दिए हैं, बता दें किसने पैसे दिए हैं, और दूसरा ये है कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। जरूरी है सर कि ये पार्टी के फंड्स में खर्चे हुए हों, ये प्राइवेट जायदाद के ऊपर खर्चे ना हों, आप अपनी गाड़ियों पे अपने बंगलों पे नहीं खर्च कर सकते। वैसे आई एम सरप्राइज्ड मिफ्ता साहब, देयर आर नो टेकर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पाकिस्तान। आपसे जब पूछता आर्गुमेंट में ये दे रहा हूं, कौन से 4 लोग हैं, देखिए आपने अपने, और उसको बेशक आप इन कैमरा रखें, सील्ड रखें उन डॉक्यूमेंट्स को, फैसला सिर्फ ये हो कि इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का या इमरान खान साहब का या शहबाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का जवाब ठीक है, कोर्ट मानती है या नहीं मानती, वो सिंपल टीओआरस के साथ करें कि आप जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप कहते हैं जनाब अकामा, दूसरा फैसला खिलाफ आता है आप कहते हैं जबरदस्ती। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं आपको एक चीज, मैं वैसे अब आप क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है, ये आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था जब कतरी खत पेश किया गया कि पूरा फाइनेंशियल निजाम धड़ाम से गिर जाएगा अगर हम इस आर्गुमेंट को मान लें, तो कि मेरे वालिद साहब ने 70 साल पहले कतरियों को पैसे दिए और आज उसका ये हमें मिल रहा है। डू यू अग्री विद दैट दोस लाइंस ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि मान लेना चाहिए कतरी खत को? सर मेरी बात सुने, अगर आपने ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना, या जो आपने करप्शन, सर ट्रूथ नहीं होगा, रेकंसिलिएशन कमीशन बना लें जो रेकंसाइल करे। नहीं, आप करप्शन कमीशन बना लें, लेकिन आप जजेस फिर अरशद मलिक नहीं रख सकते। मैं यही कह रहा हूं कि इस पे एग्रीमेंट क्यों नहीं करते आपस में? फिर आप नहीं सर मेरी बात सुनिए, जो आप, लेकिन उसमें शर्त ये होगी सर कि इमरान खान का भी सामने बात होगी, खुल के बात होगी कि इमरान खान ने क्या करप्शन करी है, नहीं करी। इमरान खान ने, देखिए मेरी बात सुने, अगर एक आदमी जो आपके तमाम बिल भरता है उसको आप जो मर्जी करने दें कि तुम जाके बीआरटी पेशावर के कॉन्ट्रैक्टर के घर पे जाके रह जाओ नॉर्थ लंदन के अंदर, जैसे जुल्फी बुखारी साहब रहते हैं, और जो तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इस किस्म की करप्शन की इजाजत देंगे, अगर आप बुजदार को ये बोलेंगे यार बुजदार तुमने जाके जितनी चक्कियों को आटा देना है, तुम गेहूं देना है दे दो, उनकी चक्कियां बंद पड़ी हैं, आपने गेहूं दे दिया ताकि स्मगल हो जाए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सर लेकिन एक इसमें आर्गुमेंट सारों के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें आर्गुमेंट सारों के खिलाफ है। मियां साहब उस कंपनी के दफ्तर में आज प्राइम मिनिस्टर चाइना में चले जाते हैं जिसको मोटरवे के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे जनाब ये जायज है? सर मिफ्ता इस्माइल से लेकर, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल से लेकर नवाज शरीफ तक, मुस्लिम लीग के आप तमाम लोगों को लेके जाइए। फवाद साहब से मैं ब्रेक से पहले ये आर्गुमेंट ले लूं। फवाद साहब, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बी इट हूएवर द पॉलिटिशियन इज, इस चीज के ऊपर कि आपका पैसे कौन भर रहा है और उसको इंटर्न फाइनेंशियल फायदा कितना हुआ है, ये तो साफ होनी चाहिए बात। पाकिस्तान में चूंकि ये इश्यूज नहीं है, बाहर के मुल्क में आप जानते हैं, बरतानिया में एक खबर लग जाए ना कि जो आदमी किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है गवर्नमेंट के, उसके घर कोई हुकूमती वजीर उससे मिला भी है सोशली प्राइवेटली जाके, ये बहुत बड़ा स्कैंडल होता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जुल्फी बुखारी का तो अपना घर है लंदन में, वो क्यों किसी के घर में जाके रहेगा? तो ये तो ऐसी, मतलब उसमें जाते जाते इन्होंने सोचा ना कि ये बात भी कर दूं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही बात है और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है जुल्फी बुखारी का नाम गलत ले गए, ये कहना चाहते थे अली जैदी का,
मेरा ख्याल है नाम ले गए। नहीं, आप पूछ लीजिए जुल्फी बुखारी साहब का क्या पेशावर बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या ताल्लुक है, ये मालूम कर लीजिए आप तो माशाल्लाह। चलो ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा क्या ताल्लुक है फवाद साहब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.